हेलो। नमस्कार प्यारी दोस्त, मैं राहुल पालीवाल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार with अंकित में। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ मस्त और बहुत अच्छे होंगे। तो प्यारी दोस्त, चलिए बिना किसी देरी के साथ आज की क्लास को हम शुरू करने वाले हैं। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे शानदार ही होंगे। प्यारे साथी, अगर आज की क्लास की अगर मैं आपसे बात करता हूं तो आज आपकी क्लास का अंतिम ये होने वाला है टॉपिक, मानव जीवन में रसायन, केमिकल इन ह्यूमन लाइफ। 15 तारीख तक आपका ये सिलेबस मेरे द्वारा कंप्लीट करवा लिया जाएगा। ठीक है। और हाँ, AWTPO के लिए आपको ये क्लास लेनी है और 15 तारीख बाद AWTPO वाले जो बच्चे हैं उनकी मैं सिलेबस के अकॉर्डिंग कंटिन्यू क्लास शुरू कर दूंगा। ठीक है, 15 तारीख तक ये आपका सिलेबस हो जाएगा। ठीक है, और AWTPO वाले को बच्चों को ये क्लास तो लेनी ही है, सारे टॉपिक्स जो मैंने आपको करवाए हैं, और आपका जो सिलेबस है पर्टिकुलर वो भी मैं आपको बहुत जल्द पूरा करवा दूंगा। 15 तारीख बाद आपका पर्टिकुलर वहां पर सेगमेंट इसी टाइम पे हम शुरू कर देंगे। ठीक है, तो हम ऑन टाइम है। चलिए शुरुआत करते हैं। देखो आज हम बात करने वाले हैं किसके ऊपर, तो भाई आज हम बात करते हैं ग्लास के ऊपर। ग्लास मतलब कांच। क्या सर यहां से प्रश्न आते हैं? बिल्कुल आते हैं, तो ही हम पढ़ रहे हैं। सबसे पहली चीज, अगर ग्लास के बारे में, कांच के बारे में मैं आपसे पूछूं तो कांच के निर्माण के लिए किन किन चीजों को उपयोग करते हैं, और एक प्रोसेस होती है कि कांच को धीरे धीरे, जैसे आपने अक्सर वीडियोस देखे होंगे, कांच को है ना अलग अलग तरह के आकार देने होते हैं, तो उसे गर्म किया जाता है और धीरे धीरे ठंडा करते हुए उसको आकार देते हैं। तो दोस्त याद रखिए, अगर हम उसकी बात करते हैं, हाँ बेटा, इसके बाहर का प्रश्न दिल्ली पुलिस में नहीं जाएगा। अगर हम कांच के निर्माण की बात करते हैं तो सबसे पहले इसके निर्माण में कौन कौन सी चीजें फॉर्मेशन में, पहला पॉइंट। ठीक है, कांच के निर्माण या फॉर्मेशन में कौन कौन सी चीजों का योगदान होता है? तो फॉर्मेशन की बात करें या निर्माण की बात करें, तो कांच के निर्माण के लिए किन चीजों का योगदान होता है? पहला पॉइंट। पहले बिंदु की बात करते हैं तो सबसे पहले सोडियम सिलिकेट का उपयोग होता है, एक सिलिका का उपयोग होता है। तो सोडियम सिलिकेट का फॉर्मूला Na2CiO3 होता है। क्या होता है? Na2SiO3। ठीक है, मुख्य रूप से सिलिकेट होता है, सिलिकेट का सबसे ज्यादा योगदान होता है। किसी भी प्रकार का आप कंपाउंड ले लो जो कांच बनाएगा, बिना सिलिकेट वाला बना ही नहीं सकता। इसे हम क्या कहते हैं? सोडियम सिलिकेट कहते हैं। क्या कहते हैं? सोडियम सिलिकेट कहते हैं, दोस्त याद रखिएगा। क्या कहते हैं? सोडियम सिलिकेट कहते हैं। दूसरे नंबर पर सर्वाधिक उपयोग किसका करते हैं? कैल्शियम सिलिकेट का करते हैं, CaSiO3 बोलते हैं जिसे। ऐसा माना जाता है कि सबसे पहले जो कांच बनाया था वो मिस्र के लोगों ने बनाया था, क्योंकि उन्हें केमिकल्स की अच्छी खासी नॉलेज थी। तो कैल्शियम सिलिकेट, सोडियम सिलिकेट, और इसके अलावा एक और कभी कभी यूज कर लेते हैं तीसरा प्रोडक्ट, मेनली कांच में है ना। एक ये सिलिका कहाँ मिलता है? रेत के अंदर, बालू रेत के अंदर मिल जाता है। रेत को कभी गर्म करते हैं ना, जिसमें सिलिका बहुत ज्यादा क्वांटिटी में होता है। ठीक है, तो दोस्त याद रखिएगा, यहां पर भी इस चीज का बहुत ज्यादा उपयोग देखने को मिल जाता है। तो SiO2 यहां पर क्या होता है? SiO2, जिसे हम क्या कहते हैं? सिलिका भी कह देते हैं, या सिलिकॉन डाइऑक्साइड भी कह देते हैं। तो कुल मिलाकर के सबसे मेन चीज कांच के निर्माण में क्या है? सिलिका, या मेन कंपोनेंट आप यहां पर कह सकते हैं। सबसे प्रमुख जो होता है वो क्या होता है? सिलिका। तो सबसे मेन चीज क्या होती है? सिलिका होता है, दोस्त याद रखिएगा।
इसके बिना कांच के निर्माण को हम तवज्जो दे नहीं सकते। मतलब कांच के अगर बनाने की बात कर रहे हैं तो सबसे मेन चीज कांच के निर्माण में क्या होता है, सिलिका होता है। मैं लास्ट के 5 मिनट में आपके सारे कमेंट्स लूंगा प्यारी दोस्त, लिंक टूट जाती है क्योंकि जब हम पढ़ते हैं है ना और हम पढ़ाते हैं तो हमें एक चीज के बाद दूसरी माइंड में लानी होती है, तो मैं आपके लास्ट के 5 मिनट में सारे डाउट्स ले लूंगा। अब एक प्रोसेस होती है कांच को जब बनाते हैं, वो प्रोसेस क्या कहलाती है, ये प्रश्न आप याद रखिएगा। मैं यहां पर स्टार लगा रहा हूं, दूसरे पॉइंट्स की बात कर रहा हूं। ये एसएससी के अंदर मोस्ट प्रोबेबल रिपीटेड प्रश्नों में से एक है ना, कि एनिली है ना, एनिलीकरण बोलते हैं या एनीलिंग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एनीलिंग। तो याद रखिएगा इस प्रोसेस का उपयोग कहां किया जाता है दोस्त, याद रखिएगा मोस्ट रिपीटेड कॉमन लाइन है कि इसका उपयोग कहां करते हैं। एनिलीकरण का उपयोग किसके निर्माण में किया जाता है, कांच के फॉर्मेशन में। यह प्रश्न आता है एनीलिंग प्रोसेस का उपयोग किसके निर्माण में किया जाता है, कांच के निर्माण में। एसएससी के अगर आप पुराने प्रश्न उठा के देखोगे वहां आपको यह मिल जाएगा। तो कांच को धीरे धीरे जो ठंडा करते हैं ना, उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है दोस्त, याद रखिएगा कांच को धीरे धीरे ठंडा करना। कांच जो होता है ना, जैसे मैं एक इमेज दिखाता हूं आपको, ठीक है। ये देखो, ये आपको दिख रहा होगा गर्म भट्टी है। इस गर्म भट्टी से इस कांच को निकाला जाता है, पिघले हुए को, और इस तरह से कांच के आकार दिए जाते हैं। ये पूरी जो प्रोसेस है ना ग्लास निर्माण की होती है, इसे एनिलिंग बोलते हैं। तो कांच को धीरे धीरे ठंडा करके जो बनाने की प्रोसेस होती है उसे क्या कहा जाता है, याद रखिएगा एनिली है ना, एनिलिंग कहा जाता है या एनिलीकरण के तौर पर आप इसे जानते हैं। तो एनिलीकरण क्या होता है, ये चीज ध्यान रखिएगा। कभी कभी इसे याद रखना सुपर कोल्ड फ्लूइड कहा जाता है, अति शीतित द्रव कहते हैं। तो कांच को क्या कहा जाता है, कांच को अति शीतित द्रव कहा जाता है। सुपर कोल्ड फ्लूइड ऑल्सो नॉन एज ग्लास, क्योंकि अतिशीतित का मतलब ये होता है कि जब इसे बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे हम गर्म करके इसको एक आकार देते हैं तो ये ठंडा होने के बाद उस आकार को प्राप्त करता है, इसलिए हम इसे अतिशीतित द्रव भी कहते हैं। सर कांच से और भी प्रश्न बनते हैं, हाँ बिल्कुल प्रश्न बनते हैं। जैसे कि मैं अगर आपसे कह दूं कि लेंस किस ग्लास के बनते हैं, ट्यूबलाइट में कौन सा ग्लास होता है, पानी की बोतल किस ग्लास की होती है, आपके घरों में जो कांच के बर्तन होते हैं वो किसके बने होते हैं, इस तरह के प्रश्न अब आजकल देखने को मिल रहे हैं। तो टाइप ऑफ ग्लास देख लेते हैं, कांच के प्रकार देख लेते हैं। तो कांच के प्रकार कौन कौन से होंगे, टाइप ऑफ ग्लास कौन कौन से होंगे, सबसे पहले हम पढ़ते हैं फ्लिंट ग्लास को, जो एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछते हैं। तो नंबर 1 पर क्या पढ़ने जाएंगे, फ्लिंट फ्लिंट ग्लास। कौन सा ग्लास, फ्लिंट ग्लास। देखो दोस्त, इसका हिंदी और इंग्लिश में यही नाम है, फ्लिंट ग्लास। फ्लिंट ग्लास का सबसे ज्यादा उपयोग कहां पर होता है, आपने जो पुराने समय में बल्ब आते थे 10 रुपए के, वो देखे होंगे क्या, हाँ सर देखे हैं, ठीक है। धीरे धीरे क्या हो गया, अच्छा मात्रा उल्टी, सॉरी। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, सुना है गाना, वही चीज, धीरे धीरे, सॉरी माफ कीजिएगा। फ्लिंट ग्लास की बात करते हैं। इस फ्लिंट ग्लास की बात करें तो विद्युत बल्ब, पहला उपयोग कहां होता है, विद्युत बल्ब में।
इलेक्ट्रिक बल्ब में। और कहाँ होता है? आपने देखा होगा कैमरा जो होता है उसके दूरबीन जो होते हैं उसके लेंस बनाने में दो प्रकार के ग्लास का उपयोग बड़े पैमाने पर होता है। एक क्राउन ग्लास का भी होता है और दूसरा किसका होता है? फ्लिंट। पहले फ्लिंट का यूज करते थे, अब क्राउन ग्लास का यूज करते हैं। अब किसका करते हैं? क्राउन ग्लास का। तो एक तो विद्युत बल्ब हो गया, दूसरा दूरबीन हो गया, लेंस हो गए, है ना। तो याद रखना, दूरबीन कहो या कैमरा कहो, इन कैमरे के लेंस बनाने में, या आप नॉर्मली ये भी लिख सकते थे सिर्फ लेंस। ठीक है, अब मैं यहां पर इसी को ले लेता हूं क्योंकि देखो दूरबीन या कैमरे के लेंस हो गए। अगर आपसे ये पूछ ले कि अगर ये ऑप्शन में नहीं हो तो, और आपसे पूछ ले कि बताइए, ये बताओ कि लेंस बनाने के लिए किसका उपयोग करते हैं। अब आपके माइंड में विद्यार्थी का सबसे बड़ा डाउट यही होता है कि सर दोनों एक साथ आ जाएं तो क्या लगाएंगे। फिर आपको क्राउन ग्लास लगाना है कि लेंस बनाने के लिए वर्तमान में सबसे ज्यादा उपयोग किसका होता है। अब देखो लेंस आपके दूरबीन का भी हो सकता है ना। वो देखते हैं ना ऐसे जूम करके पहले दूर की वस्तु को पास, वो दूरबीन होता है, उसका हो सकता है, कैमरे का लेंस हो सकता है। तो लेंस बनाने के लिए आजकल सबसे ज्यादा किसका यूज करते हैं? क्राउन ग्लास का। पहले किसका होता था? फ्लिंट ग्लास का। फ्लिंट ग्लास का सबसे ज्यादा उपयोग कहां किया गया? इलेक्ट्रिक बल्ब बनाने में। विद्युत बल्ब सबसे ज्यादा इसी के बने। अब आपने ये देखा होगा, कभी आप लेबोरेटरी के अंदर गए हो, प्रयोगशाला के अंदर गए हो, तो लेबोरेटरी में, प्रयोगशाला में अगर आप कभी गए हो तो दोस्त याद रखिएगा, आपने टेस्ट ट्यूब देखी होगी, बीकर देखा होगा क्या? हाँ सर। तो लैब के जो इक्विपमेंट होते हैं, प्रयोगशाला के जो उपकरण होते हैं, वो कौन से ग्लास के बनते हैं? वो पायरेक्स ग्लास होता है। कौन सा होता है? पायरेक्स ग्लास। तो नंबर 3 पर हम पढ़ते हैं अगला कौन सा? पायरेक्स ग्लास। क्या पढ़ते हैं? पायरेक्स ग्लास पढ़ते हैं। पायरेक्स ग्लास की अगर मैं आपसे बात करता हूं तो दोस्त याद रखिएगा, क्या उपयोग आता है? लैब इक्विपमेंट बनाने के लिए। तो प्रयोगशाला के जो उपकरण होते हैं उन्हें लैब इक्विपमेंट कहते हैं। तो प्रयोगशाला के जो उपकरण होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? लैब इक्विपमेंट कहा जाता है। तो प्रयोगशाला के उपकरण बनाने के लिए पायरेक्स ग्लास का यूज करते हैं। अब एक वो ग्लास है ना जिसकी ट्यूबलाइट बनती है। इलेक्ट्रिक बल्ब अलग होता है, ट्यूबलाइट हो गई, हमारे घरों की बोतल हो गई। देखो कांच को पतला या मोटा किया जा सकता है उसके उपयोग के आधार पर। अगर हम बात आपसे ये करें कि एक उस ग्लास को क्या बोलते हैं, तो दोस्त याद रखना, सोडा ग्लास बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सोडा ग्लास। सोडे की जो बोतल होती है वो इसी की बनती है, सोडा ग्लास। तो पहला इसका उपयोग कहां हुआ? ट्यूबलाइट में। क्या होता है? ट्यूबलाइट के अंदर, ट्यूबलाइट बनाने में। दूसरा बॉटल बनाने में। अब वो सोडे की बोतल हो, है ना, वो एक आती है ना थम्स अप की, कोका कोला की कांच की बोतलें, वो इसी सोडा ग्लास की बनी होती है। तो याद रखना, बॉटल बनाने में। चलिए, और कहीं कर सकते हैं, एक हो गया, दो हो गया। हाँ, होम इक्विपमेंट, जो घरों के दैनिक प्रयोग के जो उपकरण होते हैं, तो वो आपको ऑलरेडी बोतल से समझ में आ ही जाएगा। चलो उसको लिखने की आवश्यकता। हाँ, चश्मा लगाओ ना गुरुजी। चश्मा, सन ग्लासेस क्रुक्स ग्लास के बनते हैं। किसके बनते हैं? क्रुक्स ग्लास के। नंबर 5। सन ग्लासेस। ठीक है दोस्त, याद रखिएगा, सन ग्लासेस जो होते हैं, धूप के जो चश्मे होते हैं उनके निर्माण में। तो धूप के चश्मे बनाने में इसका उपयोग करता है। ठीक है, लगभग लगभग। हाँ, एक चीज और पढ़ लेते हैं, है ना। अब आपके माइंड में आ रहा होगा सर ये तो धूप के हो गए, वो नंबर वाले चश्मे, वो ऑप्टिकल ग्लास होता है ना। प्रिज्म उसी का बनता है। तो नंबर 6, ऑप्टिकल ग्लास। ऑप्टिकल का मतलब यही होता है। तो एक प्रिज्म हो गया आपका, उस प्रिज्म को बनाने के लिए। और ठीक है, ऑप्टिकल ग्लास, हाँ, चश्मा, एनक बोल दो, ग्लास बोल दो, वही चीज है।
तो ग्लासेस बनाने में, चश्मा बनाने में, और माइक्रोस्कोप सूक्ष्मदर्शी जो होता है उसके जो लेंस वगैरह हो जाते हैं। तो सूक्ष्मदर्शी के जो लेंस वगैरह होते हैं उनको बनाने में, है ना। तो ये चीज ध्यान रखिए बेटा, लेंस तो ऑलरेडी मैंने बता दिया ना। ये देखो लेंस, लेंस के लिए मैंने दो पढ़ाए, एक बार ये पढ़ाया, ठीक है, एक बार ये पढ़ाए, है ना। ये लेंस नहीं है बेटा, कांच होता है वो, जो हमारे चश्मे होते हैं वो कांच होता है। मैं दिखाता हूं, देखो ये ये जो कांच लग रहा है ना इसमें, ये ग्लास है, ये यहाँ ग्लास है। ये ग्लास किसके बनते हैं? ऑप्टिकल ग्लास के बनते हैं। लेंस अलग चीज होती है। चलो इतनी चीजें समझ में आ गई। फाइबर ग्लास प्लास्टिक होता है बेटा, फाइबर ग्लास प्लास्टिक होता है, वो कांच नहीं है। हम कांच पढ़ रहे हैं। फाइबर, एक बच्चा कह रहा है सर फाइबर ग्लास भी तो होते हैं, वो कांच होते हैं। चलो, अब तीन चार कलर होते हैं, वैसे तो कभी यहां से पूछे नहीं गए, लेकिन कभी पूछ ले, रीजन ऑफ ग्लास या कांच के रंग। चलिए, नंबर एक, है ना, तीन चार ही कलर पढ़ेंगे, ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि हमें भी पता है लिमिटेड चीजें पढ़नी चाहिए, क्योंकि हर टॉपिक को इतना पढ़ लेंगे भाई साहब तो वो भी नहीं करेंगे। तीन चार ही पढ़ेंगे। एक डार्क ब्लू पढ़ेंगे, एक रेड पढ़ेंगे, एक ग्रीन पढ़ेंगे, एक ब्राउन पढ़ेंगे। सबसे पहले डार्क ब्लू। डार्क ब्लू कलर जो होता है, किसी भी चश्मे को अगर देना हो तो कोबाल्ट ऑक्साइड डालना पड़ता है। कोबाल्ट ऑक्साइड। नंबर दो पर सोडियम क्रोमेट। हरे कलर के लिए किसका यूज करेंगे? ग्रीन। तीसरे नंबर पर लाल कलर के लिए मैग्नीज डाइऑक्साइड। मैग्नीज डाइऑक्साइड। लाल के बाद ब्राउन कलर जो आता है वो फेरिक ऑक्साइड से आता है। फेरिक ऑक्साइड को कभी कभी आयरन ऑक्साइड भी बोल देते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना, ये वही चीज है। ठीक है, तो दोस्त याद रखिएगा, डार्क ब्लू आता है कोबाल्ट ऑक्साइड, ग्रीन आता है सोडियम क्रोमेट, लाल आता है मैग्नीज डाइऑक्साइड, ब्राउन कलर। अभी तक मैंने जितनी एग्जाम्स देखी हैं उनमें ये चार कलर ही हैं, और इनमें से भी चार में से दो कलर। दो कलर कौन से? तो दोस्त याद रखिएगा, एक डार्क ब्लू और एक रेड। ये दो ही मैंने देखे हैं एग्जाम में आते हुए। ठीक है, इनके अलावा मैंने कोई कलर नहीं देखा, और एसएससी ने आज तक इनमें से एक भी नहीं पूछा। लेकिन बाय चांस अगर वो पूछेगी तो सबसे ज्यादा पूछने की संभावना एसएससी के लिहाज से मुझे एक इसकी लगती है और मुझे एक इसकी लगती है, कभी वो पूछेगी तो, है ना। ब्राउन इसलिए क्योंकि देखो लोहा कहीं पर भी हो वो लाल रंग ही प्रदान करेगा अगर उसका ऑक्साइड, जैसे खून के हीमोग्लोबिन के अंदर भी लोहा होता है, वो आयरन ऑक्साइड बनाता है, तो वो लाल या ब्राउन कलर, भूरा। मिट्टी का भी भूरा या लाल रंग जो होता है वो इसी के कारण होता है, फेरिक। लेकिन यहां पर लाल कलर मैग्नीज डाइऑक्साइड, क्योंकि बच्चा आयरन न लगा दे, इसलिए इन दोनों में कंफ्यूजन उसको जनरेट हो सकता है, वो उत्पन्न हो सकता है। अब हम यहां पर प्यारे दोस्त अगली बात करते हैं एक नए पार्ट की, एक नए हिस्से की, जिसे हम उर्वरक कहते हैं।
फर्टिलाइजर। देखो उर्वरक की अगर मैं आपसे बात करूं, फर्टिलाइजर की अगर मैं आपसे बात करूं, तो जिनमें केमिकल का उपयोग किया जाता है, रसायन का उपयोग किया जाता है, वो केमिकल फर्टिलाइजर कहलाते हैं, रासायनिक उर्वरक कहलाते हैं। तो मृदा को उपजाऊ बनाते हैं तथा फसल उत्पादन बढ़ाते हैं, उन्हें फर्टिलाइजर कहते हैं, उन्हें उर्वरक कहते हैं। सबसे पहला उर्वरक की अगर हम बात करें तो उसे आप कहते हैं यूरिया, NH2CO NH2। इसका एक नाम और याद रखिएगा हिंदी मीडियम के विद्यार्थी, कार्बामाइड। तो कार्बामाइड भी इसे ही कहते हैं। अब देखो यूरिया की बात की जाए तो यहां से मोस्ट कॉमन फेवरेबल क्वेश्चन ऑफ एसएससी के यूरिया में नाइट्रोजन का परसेंटेज कितना होता है, तो याद रखिएगा 46%, 46% नाइट्रोजन होता है। यूरिया में नाइट्रोजन कितना परसेंटेज होता है, मोस्ट फेवरेबल प्रश्न है दोस्त, याद रखिएगा। ठीक है, 46%। एक बच्चा कह रहा है सर जो कलर लाइट हमें नहीं दिखती, बेटा वो आंखों के लिए है। मुझे एक बात बताओ, एक बच्चे का डाउट है, उसने आंखें पड़ी होगी, जैसे मान लीजिए मैंने अभी हल्का सा मेहरून कलर का एक टी शर्ट पहना हुआ है, आपको मेहरून दिखाई दे रहा है क्योंकि मेहरून को छोड़कर इसने सभी रंगों का अवशोषण किया है, इसलिए आपको मेहरून दिख रहा है। लेकिन रियलिटी में इसका मेहरून रंग होगा तभी तो आपको इस कलर को दिखाई दे रहा है, वो कलर किसी से तो आया होगा, वो हमारी आंखों के लिए बेटा, वो आप बायोलॉजी को केमिस्ट्री में मत डालिए, ऐसा होगा तो फिर तो कोई कलर ही अस्तित्व में नहीं है। ठीक है, चलिए 46% नाइट्रोजन होता है। देखो यूरिया एक बायोटिक कंपोनेंट, बायोटिक मतलब एक जैविक पदार्थ है। एक जैविक पदार्थ, एक बायोटिक कंपोनेंट। सर इसका मतलब क्या होता है? इसका एक सिंपल सा, एक साधारण सा मतलब यह है कि कोई जीव इसे निकालता है, जैसे हम यूरिया का उत्सर्जन करते हैं, क्या सर करते हैं, हमारे द्वारा यूरिया को बाहर निकाला जाता है और यूरिया बाहर आता है। तो यूरिया को पहली बार लैब में किसने बनाया था, तो याद रखना, आपने बर्जीलियस का नाम सुना है? जॉन्स जैकब बर्जीलियस पूरा नाम था इनका। जॉन्स जैकब बर्जीलियस, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने यूरिया नहीं बनाया, इन्होंने एक थ्योरी दी थी, उस थ्योरी को जैव शक्तिवाद कहते हैं। वाइटल फोर्स थ्योरी कहते हैं। क्या थी वाइटल फोर्स थ्योरी? जैव शक्तिवाद। जैव शक्तिवाद ये कहता है कि किसी भी बायोटिक कंपोनेंट, जैसे यूरिया इंसान निकाल रहा है ना, तो आप लैब में नहीं बना सकते। जो पदार्थ कोई जीव बनाता है वो जीव की शक्ति है, इसीलिए जैव शक्तिवाद कहा। ठीक है बेटा, इसका फॉर्मूला ये रहा ना, NH2CO NH2 यूरिया का। ठीक है दोस्त, याद रखिएगा, है ना। कलर, उधर कलर किससे आते हैं, उनके फॉर्मूले नहीं, जिनके फॉर्मूले आपको आवश्यक है, नीड है, वो मैं बिना बोले लिख दूंगा। तो इन्होंने एक जैव शक्तिवाद किया कि बायोटिक कंपोनेंट को प्रयोगशाला में नहीं बना सकते, है ना। तो जैविक पदार्थों का निर्माण प्रयोगशाला में नहीं होगा। ये किस आदमी ने कहा? बर्जीलियस ने कहा। इनके एक स्टूडेंट रहे थे जिनका नाम दोस्त याद रखिएगा, क्या था? वोहलर था। क्या नाम था? वोहलर। Any biotic component not formed in lab and it's also known as vital force theory, it's given by Berzelius। वोहलर नाम के एक साइंटिस्ट हुए, इन्होंने क्या किया, अमोनियम साइनाइड के ऊपर ये रिसर्च कर रहे थे और इन्होंने गलती से यूरिया बना दिया। अब गलती से क्या बना दिया? यूरिया बना दिया। अब ये जो वोहलर थे, इन्होंने क्या कर दिया, जब यूरिया लैब में पहली बार बना तो ये प्रश्न आता है कि किसने यूरिया का निर्माण किया? तो यूरिया का निर्माण
फॉर्मेशन ऑफ यूरिया। ठीक है, प्रयोगशाला में पहली बार कोई बायोटिक कंपोनेंट, प्रथम जैविक पदार्थ कौन सा था जो लैब में बना? तो याद रखिएगा यूरिया। फर्स्ट बायोटिक कंपोनेंट, ये प्रथम जैविक पदार्थ था, याद रखिएगा, पहला बायोटिक कंपोनेंट था जो कहां पर बना? लैब में बना। और ये काम किसने किया? वोहलर ने। जैसे ही ये बना, ये नियम खत्म हो गया, ये नियम धरा के धरा हो गया। तो दोस्त याद रखिएगा, है ना, उर्वरक या फर्टिलाइजर की अगर हम बात करते हैं तो जो जैविक पदार्थ है, बायोटिक कंपोनेंट है, उन बायोटिक कंपोनेंट की अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं तो दोस्त याद रखिएगा पहला कौन सा था? यूरिया। यूरिया का उपयोग आज हम करते हैं, यूरिया खाद का उपयोग करते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नाम से यूरिया आता है। हमारे बेल्ट में नर्मदा यूरिया फेमस है। आपके बेल्ट में कौन सा यूरिया चलता है? कमेंट सेक्शन में आप बताइए। तो इसका उपयोग सबसे ज्यादा किया जाने लगा यूरिया का, फिर किसके लिए? नाइट्रोजन के पोषण के लिए, न्यूट्रिशन के लिए प्लांट में। तो पहला बायोटिक कंपोनेंट लैब में किसने बनाया? वोहलर ने। पहला बायोटिक कंपोनेंट या जैविक पदार्थ लैब में बना, उसका नाम क्या था? यूरिया। यूरिया का फॉर्मूला NH2CO NH2। यूरिया में नाइट्रोजन का परसेंटेज कितना होता है? 46% होता है। ठीक है, दूसरे खाद की ओर बढ़ते हैं। दूसरे खाद का नाम है अमोनियम सल्फेट। क्या नाम है? अमोनियम सल्फेट। अमोनिया जहां भी आता है वहां नाइट्रोजन ही होगा, अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है? किस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं? इसमें 26% के आसपास नाइट्रोजन होती है, 26% के आसपास, है ना, 25 से 26%। NH4 होल ट्वाइस SO4 इसका फॉर्मूला होता है। तो फॉर्मूला क्या होता है? NH4 होल ट्वाइस SO4। ठीक है, ये भी एज अ फर्टिलाइजर यूज किया जाता है, लेकिन इसमें नाइट्रोजन का जो परसेंटेज है, इफको का आता है सर हमारे इधर। ठीक है, हाइब्रिड क्या होता है सर? हाइब्रिड का मतलब संकर। संकर मतलब जो किसी पर्टिकुलर चीज को ओवरलेप करके या ओवर क्रॉस करके नई प्रजाति बनाना। डीएपी, बेटा डीएपी अलग होता है, डीएपी अलग होता है। डीएपी आता है 12-32-16। ठीक है, डीएपी अलग होता है 12-32-16। उसमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम एनपीके, ये तीन कॉम्बिनेशन होते हैं। कहीं पे 12-32-16 आता है, कहीं पे 18-18-18 आता है। तो उनमें तीन खाद होते हैं। डीएपी अलग है बेटा, डीएपी अलग है। मैं कंपनी के नाम की बात कर रहा हूँ, डीएपी तो खुद एक खाद है, वो नहीं। तो याद रखिएगा, इसमें 25 से 26% तक नाइट्रोजन होता है। तो ये भी कौन सा उर्वरक है? नाइट्रोजन फर्टिलाइजर है। दोस्त इस पॉइंट को याद रखिएगा। दो पढ़ लिए, नंबर 3। ठीक है, मैंने अभी पढ़ाया अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट में मुख्य रूप से क्या होता है दोस्त? याद रखिएगा, इसमें भी नाइट्रोजन होता है 25 से 26% के आसपास। अब बात करते हैं सुपर फॉस्फेट। ये नाम आपने जरूर सुना होगा, क्योंकि आपके बेल्ट में भी ये बहुत प्रचलित होगा। हमारे इधर इसे क्या कहते हैं? राखोड़िया खाद कहते हैं, है ना, क्योंकि राख के समान होता है। सुपर फॉस्फेट। सुपर फॉस्फेट की बात की जाए तो P2O5 इसका फॉर्मूला होता है। क्या होता है? P2O5। इसमें 15 से 20% तक फॉस्फोरस होता है। कितना होता है? 15 से 20। तो 15 से 20% तक इसके अंदर फॉस्फोरस पाया जाता है, और फॉस्फोरस की पूर्ति करने के लिए इसका उपयोग होता है। ठीक है, देखो कंपनियां बहुत अलग अलग प्रकार की कंपनियां होती है। ठीक है, कोई कंपनी किस नाम से बेच रही है, नाम अलग अलग हो सकते हैं, है वही चीज।
है वही चीज। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, मैं वीट की बात करता हूँ, गेहूं की बात करते हैं, कोई शरबती बोलता है, कोई लोकोन बोलता है, कोई क्या बोलता है, अलग अलग तरह की चीजें होती हैं, है ना, ये चीज ध्यान रखिएगा, तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ओके, चलिए। नंबर 4, सबसे, जैसे पोटेशियम की पूर्ति करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? पोटेशियम की पूर्ति, पोटेशियम का सिंबल क्या होता है? के, और के का मतलब क्या होता है? केलियम, ये इसका लेटिन वर्ड है। अब देखो, इसके लिए बहुत सारे खाद का उपयोग करते हैं, वो कौन कौन से हैं, है ना? देखो, बड़े बड़े खाद के नाम मैंने पहले लिखे, अब तत्व का नाम लिख रहा हूं, खाद इस साइड लिखेंगे। दो खाद का उपयोग कर सकते हैं, एक होता है नंबर 1, नंबर 1 आप करते हैं KCl का, जिसे आप कहते हैं पोटेशियम क्लोराइड। और यहां परसेंटेज की मात्रा आवश्यक नहीं है, ठीक है। दूसरे खाद का उपयोग आप कर सकते हैं पोटेशियम सल्फेट K2SO4 का। किसका कर सकते हैं? K2SO4 का। पौधों की वृद्धि के लिए पोटेशियम सल्फेट आवश्यक होता है ना? तो पोटेशियम सल्फेट की आवश्यकता होती है, हालांकि लोग इन खादों का उपयोग नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि इसकी बजाय वो डालना पसंद करते हैं DAP, NPK, है ना, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन भी हो जाता है, फास्फोरस भी हो जाता है, और पोटेशियम भी हो जाता है। तो बजाय इन इन खाद को, इसका उपयोग तो करते हैं बड़े पैमाने पर, इसका बड़े पैमाने पर सेपरेटली कभी उपयोग नहीं किया जाता। उसकी जगह पर किस खाद का उपयोग करते हैं? NPK का। किसका करते हैं? NPK का उपयोग करते हैं, दोस्त याद रखिएगा, ठीक है। तो NPK के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, जिसे आप DAP खाद भी बोलते हैं, है ना। नॉर्मली वास्तविकता में ये NPK होता है, NPK। इस NPK की बात करें तो नॉर्मली आप इसे क्या कहते हैं? DAP खाद कहते हैं। तो DAP खाद या फर्टिलाइजर के तौर पर हम इसको देखते हैं। अब यहां की अगर बात करें तो N का मतलब नाइट्रोजन से, P का मतलब फास्फोरस से, और P का मतलब पोटेशियम से। तो ये तीन का सोर्स होता है, ठीक है। सबसे ज्यादा प्रचलित इंडिया में जो इनका रेशो आता है NPK का, आप बताइए आपके क्षेत्र में NPK का कौन सा रेशो प्रचलित है? ठीक है, हमारे इधर 12 32 16 चलता है, और पूरे इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा क्वांटिटी में 12 32 16 ही चलता है। लेकिन फिर भी किसी स्थान विशेष में हो सकता है ये कंपनी नहीं हो, तो आपके क्षेत्र में क्या लगेगा बताइए? बेटा AWTPO के लिए क्लास आपको लेनी है, लेनी है, लेनी है। IPL भी बोलते हैं बेटा, मैंने नहीं सुना, तो मैं उस चीज के ऊपर मोहर नहीं लगाऊंगा। ये रेशो बताओ आपके यहाँ क्या चलता है? किसान पुत्र है ना आप, किसान फैमिली से बिलोंग करते हैं ना, मैं करता हूं, मैंने बताया हमारे यहाँ 12 32 16 चलता है। एक और रेशो होता है 19 19 19 का, बताइए, मैं कमेंट्स देख रहा हूं आपके। 18 46 0 भी आता है सर। हाँ बिल्कुल आता है, 18 46 20 20 13 आता है, 12 32 आता है सर, 12 38 19 आता है सर, क्या बात है। मतलब आज लग रहा है कि आप किसान फैमिली से हैं। अगर कोई ये बोलता है कि मैं किसान फैमिली से हूं और उसको इन रेशो के बारे में या खाद के बारे में नहीं पता, तो भैया क्या खाक कट्टे उठाए आपने? मतलब मैं नहीं मानता कि फिर आपने खेतों के अंदर कुछ काम किया होगा। 18 21 24, 18 32 16, 12 32 16,
19, 32, 16। देखो मैंने, अगर आप खुद देखिए, ठीक है, 20, 20, 14, ये अलग अलग रेशियो में खाद आते हैं। तो अच्छा, पता है आपको ऐसा क्यों होता है? कि जैसे मैंने कहा हमारे क्षेत्र में 12, 32, 16 आता है, आपके क्षेत्र में ऐसा खाद क्यों आता है? अब कभी एक सोचो आप कि आपके वहां पर आने वाला रेशो अलग, राजस्थान के अंदर, हरियाणा के अंदर अलग, बिहार के अंदर अलग, पंजाब के अंदर अलग, ये अलग अलग रेशो क्यों है? क्योंकि वहां की सरकारों ने और वहां की कंपनियों ने ऑब्जर्व किया उस स्टेट के ऊपर, और उस स्टेट की मिट्टी का जब उन्होंने निरीक्षण किया तो उन्होंने पाया कि इस मिट्टी में इस प्रकार का रेशो ज्यादा फायदेमंद रहेगा। सुनना मेरी इस बात को, और उस रेशो के हिसाब से इस एनपीके को डिजाइन किया गया। उम्मीद है आपको बात समझ में आई होगी। यहां से प्रश्न कैसे आते हैं? प्रश्न बेटा ऐसे आते हैं, जैसे यहां देखिएगा, पहला प्रश्न कि अमोनिया के अंदर अमोनियम सल्फेट के अंदर नाइट्रोजन कितना परसेंट होता है? तो वही 25 से 26%। सुपर फॉस्फेट में फास्फोरस कितना परसेंट? परसेंटेज के आधार पर प्रश्न आते हैं आपके, ठीक है दोस्त, याद रखिएगा। बाकी न आज तक न कभी ये एग्जाम में आया है न कभी आएगा, ठीक है। ये 3 आते हैं एग्जाम के अंदर, 3, 2 और 1, ये पीछे लिखाया 1, ये 3 ही आपके एग्जाम के अंदर प्रश्न आते हैं। अब देखो हम बात कर रहे थे, ठीक है, इससे आगे जब हम वापस से बढ़ते हैं तो मेरे माइंड में फिर से एक चीज आती है कि अब कौन सा मानव जीवन में पढ़ने को रह गया। एक तो कुछ उपकरण, जैसे कि भैया टेफ्लॉन किसका होता है, ये किसका, पॉलीमर या बहुलक क्या होते हैं। जब बहुत सारी छोटी छोटी श्रृंखलाएं आपस में जुड़ती हैं तो वो पॉलीमर्स का निर्माण करती हैं, बहुलक का निर्माण करती हैं। प्लास्टिक भी उसी तरह से कार्बन श्रृंखला का पॉलीमर होता है, ठीक है। अब ये किससे बनता है? तो मैन्युफैक्चर्ड बाय पेट्रोकेमिकल, पेट्रोलियम से उत्पन्न रसायन से इसको बनाया जाता है। आइए हम बात करते हैं प्लास्टिक की। किसकी बात करते हैं? प्लास्टिक की बात करते हैं। तो अब आपका मानव जीवन में रसायन में क्या शुरू हो रहा है? प्लास्टिक शुरू हो रहा है। आप बहुत टाइम से इंतजार कर रहे थे, सर प्लास्टिक पढ़ाइए। बिल्कुल पढ़ाते हैं। देखो, अगर हम आपसे प्लास्टिक की बात करना चाहते हैं तो कोई तो होगा जिसने पहली बार प्लास्टिक के बारे में सोचा होगा, बनाया होगा। तो ऐसे याद रखना कि एक बेन थी जिसने पहली बार प्लास्टिक बनाया। क्या थी? पॉलीमर पढ़ा दिए। पॉलीमर बेटा, पॉलीमर के बारे में पहले मैंने आपको फाइबर पढ़ाए, रेशे पढ़ाए, रबर पढ़ाए, वो भी तो पॉलीमर थे, बहुलक थे। और प्लास्टिक पढ़ रहे हैं, ये भी एक बहुलक है, पॉलीमर है। बहुलक क्या होता है इसकी जानकारी मैंने आपको पहले भी दी थी, अभी भी दे रहा हूं। तो ये पॉलीमर ही है आपके। रबर क्या था? वो आइसोप्रीन का पॉलीमर था। मैंने आपको क्या पढ़ाए थे उससे पहले भाई? रबर से पहले क्या पढ़ाया था भाई? रेशे या फाइबर पढ़ाए थे, वो भी पॉलीमर थे। रेशे, नायलॉन पढ़ाया, रेयॉन पढ़ाया, वो भी आपके पॉलीमर थे। तो होता यह है कि जब हम प्लास्टिक के बारे में सुनते हैं तो सबसे पहले 1846, 1846 का वो दौर था। क्रिश्चियन सोनबिन नाम से एक व्यक्ति हुए थे जिन्होंने पहली बार क्या किया था दोस्त, याद रखिएगा, है ना? क्या हो गया? क्रिश्चियन। क्रिश्चियन तो इजी वर्ड है, याद रह जाएगा। शॉन बेन, है ना? तो एक याद रखना, एक क्रिश्चियन बेन थी जिसका काम था सोने का। तो क्रिश्चियन सोनबेन सोती थी प्लास्टिक के ऊपर, है ना? तो क्या हो जाएगा? क्रिश्चियन सोनबेन। क्रिश्चियन सोन, अब ये सो गई, अब पीछे क्या जोड़ना है? बेन, BEIN। क्रिश्चियन सोनबेन। तो ये किसने पहली बार ये देखा कि भैया प्लास्टिक का डेवलपमेंट किया, प्लास्टिक होता है? तो ये काम किसने किया था? क्रिश्चियन सोनबेन ने किया। किसने किया था? क्रिश्चियन सोनबेन ने किया। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब बात करते हैं प्लास्टिक क्या है। तो प्लास्टिक एक ग्रीक वर्ड है। कौन सी लैंग्वेज का वर्ड है? ग्रीक। ग्रीक शब्द समझते हो ना? ठीक है। एक ग्रीक शब्द हुआ करता था, एक ग्रीक वर्ड हुआ करता था। उस ग्रीक वर्ड से ये बना है। क्या है वो ग्रीक वर्ड? तो वो बना है प्लास्टिकोस। क्या है? प्लास्टिकोस।
देखो प्लास्टिक और का आ गया पीछे, प्लास्टिक हो गया, ये प्लास्टिक कोष था। इस प्लास्टिक कोष का क्या मतलब है? इस प्लास्टिक कोष से ये सामने आया, और जब इसका मीनिंग देखा गया कि इसका मीनिंग क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है, तो इसका मीनिंग या जो अर्थ निकल कर के आया वो था टू मोल्ड। है ना, ढालना, आपने सुना होगा आकार में ढालना, टू मोल्ड, ढालना। तो किसी चीज को जब हम आकार में ढाल लेते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? टू मोल्ड कहा जाता है। एक बच्चा कह रहा है सर 50 50 50, बेटा रेशो 100% का होता है। हाँ हो सकता है ना, रेशो रेशो है, परसेंटेज नहीं। हाँ रेशो तो आ सकता है 50 50, 50 50 के रेशो को तो 1 1 1 बोलेंगे बेटा, ठीक है, जो पॉसिबल ही नहीं है। चलिए, तो टू मोल्ड मतलब ढालना, यहां से आया। किससे बनाया था इन्होंने? तो याद रखना, पेट्रोलियम से प्राप्त रसायन से। तो ये किससे बना? जीवाश्म ईंधन या पेट्रो रसायन से निर्माण हुआ। फॉर्मेशन बाय पेट्रोकेमिकल। तो पेट्रोकेमिकल के माध्यम से, पेट्रो रसायन के माध्यम से इसका क्या हुआ? निर्माण हुआ। जैसे पेट्रोलियम से पेट्रोल अलग होता है, डीजल अलग होता है, अंत में गाढ़ा पदार्थ बचता है, उससे केमिकल सेपरेट किए जाते हैं। तो उसी से क्या बना? पेट्रोकेमिकल थे, उन केमिकल की पॉलीमराइजेशन, बहुलीकरण किया गया। तो ये कार्बन श्रृंखला का बहुलक है। किसका बहुलक है? किसका बहुलक है? कार्बन श्रृंखला का बहुलक होता है। इट्स अ पॉलीमर ऑफ कार्बन चेन। तो ये कार्बन का ही बहुलक है प्लास्टिक। लेकिन किससे प्राप्त हुआ? फॉसिल। पेट्रोलियम एक क्या था? फॉसिल था। फिर से समझना, प्लास्टिक सबसे पहले सामने आया, एक वर्ड था प्लास्टिकोस, जो ग्रीक वर्ड था। प्लास्टिकोस का मतलब होता है टू मोल्ड, मतलब आकार में ढालना। इस आकार में ढालने से यह शब्द सामने आता है, और पहली बार इसको बनाया था 1846 के अंदर। किसने? क्रिश्चियन सोनबेन ने। ये पेट्रोकेमिकल या पेट्रो रसायन से इसका निर्माण किया गया, और ये कार्बन श्रृंखला का पॉलीमर होता है, बहुलक होता है। अब आज इंसान की अगर बात की जाए, हमारी बात की जाए, हम बिना प्लास्टिक के आज जीवित नहीं है। जैसे कि मेरे पास पानी की बोतल्स हैं खाली, ये देखिए, ये हो गई, है ना। तो ये जो बोतल है पानी की, ये भी काई से बनी है? पॉलीथीन से बनी है। तो ये प्लास्टिक की बोतल है, ये पॉलीथीन की बनी है। किसकी बनी है? पॉलीथीन की। पॉलीथीन से कई चीजें, जैसे पैकेजिंग मटेरियल, प्लास्टिक बोतल्स, खिलौने वगैरह, कई चीज बनाई जाती हैं। तो प्लास्टिक के टाइप्स होते हैं, प्रकार होते हैं। जब इन प्लास्टिक के टाइप्स को देखा गया, प्रकारों को देखा गया, तो अलग अलग तरह की चीजें बनने लगी, सामने आने लगी। आज आप देख लीजिए कि शायद ही ऐसी कोई चीज हो जो अगर इंसान बना रहा है और उसमें प्लास्टिक का उपयोग नहीं हो। आप मोबाइल देख लीजिए, उसमें कहीं ना कहीं कोई उपकरण प्लास्टिक का होगा। चार्जर देख लीजिए, उसमें कोई ना कोई चीज प्लास्टिक की होगी। पैकेजिंग मटेरियल देख लीजिए। इंसान ने ये अपने लिए क्या बनाया है? ये शत्रु बनाया है या एक मित्र बनाया है? आज तक इसी चीज पर बहस होती आ रही है, क्योंकि प्लास्टिक मानव के द्वारा खोजी गई उन वस्तुओं में से एक है कि मानव ने जब इसे बनाया तो शुरुआत में तो सबको बड़ा पसंद आया कि काम सरल हो गया। लेकिन काम सरल होने के बाद जब इन चीजों को फेंका गया, तो समुद्र के अंदर डंपिंग की जानी, डंपिंग मतलब छोड़ देना, तो लाखों करोड़ों मछलियां मारी गई, बड़े बड़े जीव मारे गए, और समुद्र के अंदर पॉल्यूशन हुआ। क्योंकि कई लाखों सालों तक भी अगर इनको खुला छोड़ दिया जाए तो ये सड़ता नहीं है। और जब ये सड़ता नहीं है, ऐसी कंडीशन में फिर शहरों के अंदर जब बढ़ने लगा तो जगह जगह पन्नियां दिखने लगी। लोग इन्हें क्या करते हैं, जैसे कि भारत जैसे देश के अंदर इतना भी पैसा नहीं है कि भारत अपने देश का सारा कचरा उठा करके किसी अफ्रीकन कंट्री के देश में दे दे।
यूरोपियन कंट्रीज क्या करती है, अपने यहां से निकलने वाले कचरे को डंप करा देती है ऐसे देश के अंदर जहां पर वो पैसा लेकर के उस कचरे को ले लेते हैं और उसको रिसाइकल करने का काम करते हैं। अब बात जब इतनी हमने समझी, इतनी सोची और सुनी, तो फिर ये चीज माइंड में आती है कि क्या इन प्लास्टिक्स के टाइप होते हैं, क्या इन प्लास्टिक के प्रकार होते हैं, है ना। आइए यहां पर इन चीजों को हम थोड़ा सा और समझने का प्रयास करते हैं। लेकिन ये आप समझ कब पाएंगे, जब आप प्लास्टिक के प्रकार को देखेंगे। तो आइए प्लास्टिक के प्रकार की बात करते हैं, टाइप की बात करते हैं। तो टाइप ऑफ प्लास्टिक, प्लास्टिक के प्रकार। जब हम प्लास्टिक के प्रकार की आपसे बात करने वाले हैं कि वो कैसा होगा, किस प्रकार होगा, तो कोई इतने बहुत सारे टाइप नहीं है, सिर्फ दो टाइप है। तो कितने प्रकार हैं, दो प्रकार। अब वो दो टाइप कौन कौन से हैं? आइए शुरुआत करते हैं उन दोनों टाइप्स। नंबर एक पर पढ़ेंगे थर्मोप्लास्टिक, ये है ना, और एक पढ़ेंगे थर्मोसेटिंग। तो आइए दोनों प्लास्टिक को देखते हैं। एक होता है थर्मोप्लास्टिक, एक होता है थर्मोसेटिंग। क्या होता है थर्मोसेटिंग? दो तरह के प्लास्टिक होते हैं। एक मेजर डिफरेंस होता है इन दोनों के अंदर, और वो मेजर डिफरेंस क्या है? आपने अक्सर देखा होगा कि हमारे घर पे प्लास्टिक के बर्तन होते हैं, टूट जाते हैं, चीजें इकट्ठा हो जाती हैं, ठीक है। तो दोस्त, भंगार वाले को अपन बेचते हैं, कबाड़ी वाले को, भंगार वाला, कबाड़ी वाला, रद्दी वाला, जो आप अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं, वो कभी कभी क्या करता है, मैडम जी ये प्लास्टिक हम नहीं खरीदेंगे, ये हमसे आगे नहीं खरीदते। मैडम जी ये वाला प्लास्टिक हम नहीं खरीदेंगे। कुछ प्लास्टिक को वो नहीं खरीदता है, कुछ को खरीद लेता है। जो भी प्लास्टिक वो खरीदता है वो रिसाइकल होगा, मतलब उसे वापस से आकार में ढाल सकते हैं। और जो वो नहीं खरीदता, मतलब वो रिसाइकल नहीं हो सकता। समझना मेरी इन दोनों बातों को, उनसे आपको यहां जवाब मिल जाएगा। थर्मोप्लास्टिक आपसे भंगार वाला खरीद जाता है, मतलब ऐसा प्लास्टिक जिसे बार बार गर्म करके आप नया प्रोडक्ट बना सकते हो, रीयूज कर सकते हो, रिसाइकल कर सकते हो, वो होता है आपका थर्मोप्लास्टिक। फिर आता है सेटिंग। देखो, आपकी एक बढ़िया ट्रिक बताता हूं, सेटिंग एक बार ही होती है, सेटिंग एक बार ही होती है। इसको गर्म करके अगर आपने सेट कर दिया, किसको? थर्मोसेटिंग को, एक बार आकार दे दिया गर्म करके, तो दोस्त याद रख लेना, दोबारा इसको गर्म कर दोगे तो इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये पिघलेगा नहीं। ये क्या बात कर रहे हो सर? हाँ, तो गर्म करने पर इसका आकार नहीं बदल सकते आप। दोबारा इसको वापस से, भैया आप सोचे कि मैं इसको काट पीट के तोड़ ताड़ के वापस से उपयोग में लाऊं, तो ये हो नहीं सकता। इसे सिर्फ एक बार आकार दे सकते हो, बार बार आकार नहीं दे सकते। ये आपका होता है थर्मोसेटिंग। इसके दो एग्जांपल बड़े प्यारे हैं, मेलामाइन और बेकेलाइट। जैसे आपके घर के अंदर बिजली के बोर्ड होते हैं, वो बिजली के बोर्ड इसी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के बने होते हैं। खाने की जो प्लेट्स वगैरह होती हैं, अगर वो इस प्लास्टिक की बनी है तो भंगार वाला खरीद लेगा, इसकी बनी है तो नहीं खरीदेगा। तो ये वो प्लास्टिक होता है जो मेनली, अगर आप इसको बना रहे हो तो एक बार अगर मोल्ड कर दिया, एक बार अगर आप सांचे में ढाल दिया, तो ये आकार प्राप्त कर जाएगा, उसके बाद दोबारा ताकत नहीं है कि आप इसको रिसाइकल कर पाओ। ओके।
तो ये एक बार ही उपयोग कर सकते हो थर्मोसेटिंग को, इसे बार बार यूज कर सकते। ठीक है, समय हो गया है 2:55, ये दोनों खत्म नहीं हो सकते, तो हम इन प्लास्टिक को कल कर लेंगे और कुछ मिसलेनियस विविध वाला पार्ट भी कल कर लेंगे। कल ये पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। अब आपके टॉपिक्स बहुत लिमिटेड बचे हैं, मैं आपको बता देता हूं कि क्या क्या चीजें आपकी बच रही हैं जो हमें पढ़नी है। एसिड बेस सॉल्ट हो चुका है। अब आपका एक टॉपिक बच रहा है पीरियोडिक टेबल, आवर्त सारणी, मेटल, नॉन मेटल, मेटेलॉइड, ये एक टॉपिक बच रहा है आपका। केमिकल रिएक्शन एंड बॉन्ड, रासायनिक अभिक्रिया और बंध, इसी से रिलेवेंट एक टॉपिक है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, एक फॉर्मूला का बच रहा है, और एक बच रहा है आपका, दोस्त याद रखिएगा, वो वाला क्या बोलते हैं उसको, गैसेस लॉ, और इसके बाद आपका एक टॉपिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो जो कल की क्लास होगी उसमें प्लास्टिक के साथ आपका ये टॉपिक चलेगा, गैसेस लॉ। ठीक है, फॉर्मूले के अंदर आप है ना और भी पढ़ लेंगे, अयस्क भी पढ़ लेंगे और अलोय मिश्र धातु भी पढ़ लेंगे। ठीक है, तो ये हो सकता है कल कंप्लीट हो जाए। एक दिन का टॉपिक आपका ये है, एक दिन का टॉपिक आपका ये है, एक दिन का टॉपिक आपका ये है। ठीक है, 2 से 3 दिन का टॉपिक ये है, 2 से 3 दिन का टॉपिक ये है, 3 3 6 दिन, और लगभग 2 दिन का टॉपिक ये है, 8 दिन ये हो गए। आज तारीख हो रही है 2, मैंने आपको 15 तारीख तक का टाइम लिया था। तो ये आपके सिलेबस जो बचे हुए हैं इनमें से आपका ये टॉपिक आपका कल हो जाएगा। ठीक है, फिर आपके 6 पार्ट बचेंगे। और AWTP वाले जो बच्चे हैं बेटा, इसके बाद में आपका इसी टाइम पे आपकी बैच के अंदर जो आपके सिलेबस के जो पॉइंट्स हैं, मतलब जो आपके टॉपिक्स हैं, वो पढ़ाना शुरू कर दूंगा, लेकिन आपको ये क्लास भी लेना होगी। ठीक है, तो AWTPO के आपको ये क्लास तो लेनी ही है, मैंने आपके प्रीवियस ईयर देखे हैं, है ना दोस्त, याद रखिएगा यहाँ से बेसिक चीजें भी आती हैं। चलिए, तो आप रिकॉर्डेड लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप जहाँ से शुरुआत से ही क्लासेस लीजिए, वहीं से देखने में आनंद आता है, मजा आता है। तो कल का टॉपिक अपना ये भी रहेगा प्लास्टिक के साथ में, तो गैसेस लो, है ना, तो वो बचा हुआ पार्ट कंप्लीट करके हम इसको शुरुआत कर देंगे। तो फिर उसके बाद में भाई एक एक दिन का ये टॉपिक है, एक दिन अपना एक दिन का ये एक एक दिन के टॉपिक है आपका, ये केमिकल रिएक्शन एंड बॉन्ड आपका कभी 2 दिन लग जाए, इनको मिला करके 3 दिन समझ लो, 3 और 4 दिन, कल का एक दिन 5 हो गया, तो ये 5 दिन में कंप्लीट है। बाकी का बचे हुए पार्ट्स आपके ये रहे, कभी एक आध दिन ऊपर नीचे हो जाए, एक मैंने अंदाज की डेट दी है, 15 तारीख तक अपन कर लेंगे। ठीक है, धन्यवाद।